हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज हम चैप्टर नंबर 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण इसे करने जा रहे हैं। क्लास 8 का ही साइंस का चैप्टर है। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हमने देखा था कि कक्षा 7 में बोजोर पहेली प्रोफेसर अहमद और टिब्बू के साथ वन भ्रमण के लिए गए थे और वे अपने सहपाठी के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक भी थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भारतपुर अभ्यारण्य भ्रमण करने गए थे, कुछ ने कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचौव वन्य जंतु अभ्यारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व इन सब जगहों पे बारे में सुना था। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा, वन उन्मूलन क्या है और इसके क्या कारण है। हमारे पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के, और वे मानव जाति के अस्तित्व व भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वन उन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वन उन्मूलन का मतलब क्या होता है बच्चों। वनों को समाप्त करना, और समाप्त करने पर भूमि को अन्य कार्यों में यूज़ करना वन उन्मूलन कहलाता है। अब वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्य से की जाती थी: कृषि के लिए, जमीन प्राप्त करने के लिए, घरों और कारखानों को बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने तथा लकड़ी के ईंधन के रूप में यूज़ करने के लिए इनका कटाई की जाती थी। दावानल एवं भीषण सूखा भी वन उन्मूलन के ही कारण है। अब इसके परिणाम क्या है। पहली एवं बोजो ने वन उन्मूलन के परिणाम याद करने के प्रयास किया। उन्होंने याद किया कि वन उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि होती है। पृथ्वी का ताप भी बढ़ता है और प्रदूषण भी बढ़ता है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ता है। जमीन के अंदर का जो पानी है उसका स्तर भी नीचे हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है। और उन्हें पता है कि वन उन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। प्रोफेसर अहमद ने भी उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों को इसी प्रकार अनवरत कटाई लगातार चलती रहेगी तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कमी आ जाएगी, अगर लगातार हम इनकी कटाई करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी सामना करना पड़ सकता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे को भोजन बनाने के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जो हमें पता है। कम वृक्षों का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण का प्रग्रहण करता है। ग्लोबल वार्मिंग इसी के कारण होती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के कारण क्या होगा, विशोषण होता रहेगा और पृथ्वी के ताप में लगातार वृद्धि होती रहेगी और जल चक्र का संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। वर्षा दर में भी कमी आ जाएगी और जिसके कारण क्या होगा, एकदम से सूखा पड़ जाएगा। मिट्टी के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वन उन्मूलन ही होता है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण वनस्पति का प्रभाव भी पड़ता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन ज़्यादा होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर क्या चट्टानें दिखाई देने लगती है। जब हम उसकी ऊपरी परत हटाते हैं, मृदा अपरदन क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी का खराब होना मृदा अपरदन कहलाता है। इसमें मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है। जब चट्टानें दिखाई दे देगी तो जो ह्यूमस होती है वो धीरे धीरे, नमी जो है वो कम हो जाएगी तथा इसकी उर्वरता में भी कमी आ जाएगी और धीरे धीरे जो उर्वर भूमि है मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी और फिर इसी को मरुस्थलीकरण भी हम कहते हैं। वन उन्मूलन से मृदा की जलधारा क्षमता तथा भूमि की जो ऊपरी सतह है वो जल के नीचे की ओर अंतःस्रावण पर भी विपरीत प्रभाव डालती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होती है बच्चों, बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वन उन्मूलन के ही कारण हैं। क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि वन से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। इन उत्पादों की सूची भी बनाई थी और हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इन उत्पादों की कमी हो जाएगी, हमें इनका सामना करना पड़ जाएगा।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों कि वन एवं वन्य प्राणियों को हम संरक्षण कैसे करें, किस तरीके से हम वन को बचाएं। वन्य प्राणी क्या होते हैं बच्चों, जो वन के अंदर जो जंगलों में जो जीव रहते हैं उन्हें वन्य प्राणी बोलते हैं। तो वन्य उन्मूलन के प्रभाव जानने के बाद पहले बोजो ये चिंतित थे कि प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणी को किस प्रकार हम बचा सकते हैं। अब तो प्रोफेसर अहमद ने पहली बोजो और उनके सहपाठियों के लिए जयमंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया, वहाँ पे घूमने के लिए गए। इसके लिए उन्होंने पंचमढ़ी जयमंडली संरक्षित नामक एक क्षेत्र को चुना, वहाँ पर गए। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखला और निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र को जैव विविधता से अनूठी है यहाँ की। उन्होंने वन कर्मचारियों माधव जी से जयमंडली संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गनिर्देशन करने का भी अनुरोध किया और उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का ही एक भाग है। और जयमंडल होता क्या, जयमंडल पृथ्वी का वह भाग होता है जहाँ पे सभी सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन करने के योग्य होता है। जैव विविधता का क्या मतलब होता है, पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं, प्रजातियाँ होती हैं, ठीक है, जिनका आपस में संबंध, पारस्परिक संबंध होता है, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। माधव जी ने बच्चों को बताया कि हमारा व्यक्तिगत प्रयास एवं समाज के प्रयास के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियाँ भी कुछ बनाई गई हैं उनकी सुरक्षा के लिए। सरकार भी उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रही, काम कर रही है। संरक्षण हेतु कुछ नियम भी बनाए हैं जिसे विधियाँ और नीतियाँ बनाती हैं। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जयमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों जंतु के लिए सुरक्षित क्षेत्र हैं। अब वनस्पति प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, जो राष्ट्रीय उद्यान और जयमंडल। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्र में निषिद्ध है। अब वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, वे क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं हर तरीके से। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्य जंतु के लिए आरक्षित एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, वन्य जीवन, पौधों, जंतु संसाधन और क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग में से जीवन यापन हेतु विशाल क्षेत्र जो होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जयमंडल आरक्षण। प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ बच्चों ने जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया और फिर माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से जयमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं ताकि जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके। जैसे कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीवों के जो अलग अलग प्रजातियां उन्हें हम जैव विविधता कहते हैं और इनको संरक्षित करना जरूरी है। किसी क्षेत्र का जयमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र को जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में भी हेल्प करता है। किसी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं, इसके अन्य भी आते हैं, जैसे पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक में 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। तो आपको हिंदी के क्या करना है, इस टेबल में नाम लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। बच्चों ने भ्रमण करते समय जयमंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे तीखे वृक्ष एवं वन्य प्राणी को देखकर खुश थे। पहले के अचानक एक खरगोश देखा और उसने पकड़ने की भी कोशिश की और वे उसके पीछे दौड़ने भी लगी। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें रोका, उन्हें समझाया कि जंतु अपने आवास में रहना ही पसंद करते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने भी समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र में विशेष में पाए जाते हैं, एक ऐसी खास जगह पे वो पाए जाते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं प्राणी जात कहलाते हैं। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर, फन, अर्जुन इत्यादि ये वनस्पति जात हैं।
तरह चिंकारा, नील गाय, वर्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये सब पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जाते हैं। देखिए आप यहाँ पे इनके चित्र भी देख पा रहे हैं। जैसे ए में आपको ये क्या दिख रहा है, जंगली कुत्ता, ठीक है। बी में ये क्या है, चीतल, ये भेड़िया है, ये तेंदुआ है डी में, और ये आपका फर्न है, और ये जामुन का पेड़ है। इसके बाद हमारा विशेष क्षेत्र प्रजाति, ठीक है। इस टॉपिक को मैं आपको इस चैप्टर के पार्ट 2 में कराऊंगा। पार्ट 1 में हम यहीं तक रखते हैं। तो आई होप आपको पार्ट 1 में जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके मैंने कुछ चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 3 कोयला और पेट्रोलियम, और चैप्टर नंबर 1 और 2 वो भी मैंने बना के डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप उसे भी देख लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और बच्चों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।